हाय स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट बॉटनी का पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में आपकी जो मैक्सिमम आपका यहाँ पर जो पोर्शन है वो कोशिका से संबंधित है। चाहे हम कोशिका में उपस्थित ऑर्गेनेल्स की बात करें या सेल मेम्ब्रेन की बात करें या सेल वॉल की बात करें, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सेल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। तो यहाँ पर हम कोशिका की अगर बात करें तो जो कोशिका होती है कोशिका किसी भी जीव की, कोई भी जीव है, चाहे हम प्लांट्स लें चाहे हम एनिमल्स लें, यहाँ पर किसी भी जीव की क्रियात्मक, निर्माणात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक, निर्माणात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। क्योंकि जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक ईंट की जरूरत होती है। जब हम एक ईंट से दूसरी ईंट को रख करके जैसे हम दीवार का निर्माण करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कोशिका किसी भी जीव के शरीर के निर्माण की एक सबसे छोटी यूनिट होती है जो किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इसलिए इसको हम निर्माणात्मक इकाई कह रहे हैं। क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कह रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका में जो सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर चल रहा है, जो कार्य पूरी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, वही कार्य प्रत्येक कोशिका के अंदर चल रहे हैं। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर अपने अपने कार्य स्वतः चलते हैं, जो कि वही कार्य फिर पूरी बॉडी के सामने हमको, पूरी बॉडी में हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमको क्रियात्मक और कार्यात्मक यूनिट कहते हैं। अब कोशिका क्रियात्मक, कार्यात्मक और निर्माणात्मक इकाई तो है ही, साथ ही साथ कोशिका को अगर हम प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर अलग अलग हम स्टडी करें तो इसके अंदर प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे ये प्लांट सेल की कोशिका है या एनिमल सेल की कोशिका है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर हमारी यूनिट का फर्स्ट पॉइंट भी है सेल वॉल। तो यहाँ पर जो सेल वॉल होता है या सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना, कि सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका में अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, वो सुरक्षात्मक आवरण सेल वॉल होती है। सेल वॉल की खोज किसने की और कैसे की? तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को सबसे पहले कॉर्क सेल के अंदर देखा था। कॉर्क की सेल्स में रॉबर्ट हुक अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के ऊपर कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर बीच बीच में कुछ हॉलो स्पेस हैं, खाली स्थान हैं। तो इन्हीं खाली स्थानों को यहाँ पर सेल्स का नाम दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने
की थी। अगर अब हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल निर्मित किससे होती है, इसका निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल छोटे छोटे तंतु होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। इन माइक्रोफाइब्रिल्स से सेल का निर्माण होता है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स 100 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। 100 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। और यही माइक्रोफाइब्रिल्स डिफ्यूज रूप से, विस्तृत रूप से व्यवस्थित होकर या समानांतर व्यवस्थित होकर यहाँ सेल वॉल का निर्माण करते हैं। बात करें कि सेल वॉल बनी किसकी होती है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, तो यहाँ कंपोजिशन में मेनली एक नाम आता है सेल्यूलोज। कि यहाँ सेल वॉल का जो मुख्य कंपोजिशन होता है, जो मुख्य रूप से बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें, तरुण पादपों की हम यहाँ पर बात करें, तो तरुण पादपों में मेनली सेल्यूलोज ही उपस्थित होता है। क्योंकि तरुण पादपों का जो स्टेम होता है, वो स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर के स्टेम में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दृढ़ता नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब दृढ़ता नहीं पाई जा रही है, तो यहाँ पर केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट है। और ये प्राइमरी सेल वॉल लचीली होती है, मुलायम होती है और मेनली यहाँ पर सेल्यूलोज से निर्मित होती है। अदर कोई भी कंपाउंड या यहाँ पर किसी प्रकार के अदर पदार्थों का कोई भी यहाँ पर डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। बात करें उच्च पादपों की, तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, उच्च पादप होते हैं, तो उच्च पादपों के अंदर यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और जहाँ पर द्वितीयक वृद्धि पाई जा रही है, वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो चुका है। और सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो चुका है, तो इसका मतलब सेल्यूलोज के साथ साथ में यहाँ पर अन्य पदार्थों का भी उपस्थित होना अनिवार्य है। सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज, पैक्टोज, लिग्निन, सुवेरिन, अन्य पदार्थ भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उच्च पादपों में सेल्यूलोज के साथ साथ अन्य पदार्थों की भी उपस्थिति यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लोअर प्लांट्स में या फिर कहें हम बैक्टीरिया में, कवक के अंदर भी जो सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, कवक में भी सेल वॉल पाई जाती है, क्या वो भी सेल्यूलोज से निर्मित होती है? तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल म्यूरामिक अम्ल या कहें हम पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। म्यूरामिक अम्ल या पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। दूसरा बात करें हम कवक की, तो कवकों के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, कवक में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया के अंदर म्यूरामिक अम्ल या पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है और कवक के अंदर काइटिन से निर्मित सेल वॉल पाई जाती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस सेल वॉल का जो निर्माण होता है, तो ये सेल वॉल निर्मित किससे होती है। ये तो केमिकल कंपोजिशन है कि यहाँ पर सेलुलोज पाया जा रहा है, हेमी सेलुलोज पाया जा रहा है, या कुछ लिपिड पाए जा रहे हैं। तो इस सेलुलोज का उसका सेल वॉल का जो निर्माण होता है, तो यहाँ पर सेलुलोज का जो निर्माण करता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, या कहें हम साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर सेल वॉल का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना। तो यहाँ पर जब प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति मुख्य रूप से 4 परतों से मिलकर बनती है। ये 4 परतों प्राथमिक, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका। यहाँ पर ये 4 लेयर होती हैं जो यहाँ पर सेल वॉल के निर्माण में सहायक होती हैं, या मिलकर के चारों की चारों सेल वॉल का निर्माण करती हैं। सबसे बाहरी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसके अंदर होती है द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति सभी प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती, और प्राथमिक 2 सेल्स की जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उन दोनों के बीच में होती है मिडिल लैमेला, जिसको हम बोलते हैं मध्य पटलिका। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति, कोशिका विभाजन जब हो जाता है तो कोशिका विभाजन के बाद में 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये सेल ए और ये सेल बी। तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, एक कोशिका से 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर निर्मित हो गई। अब इन दोनों डॉटर सेल्स में अपनी खुद की अलग अलग कोशिका भित्तियों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के अंदर ही देखते हैं पहले हम, ये कोई कोशिका है तो इस कोशिका के चारों तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होगा। ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कहें सेल मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ यहां पर प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्राइमरी सेल वॉल निर्मित हो जाती है। ये सेल वॉल मुख्य रूप से माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी होती है, सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी हुई
होती है। यहाँ पर जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं मेनली सेलुलोज से निर्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो लचीली होती है, तन्य होती है, खींच सकते हैं उसको, मुलायम होती है। और यहाँ पर जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये माइक्रोफाइब्रिल्स भी सेकेंडरी सेल वॉल्स में जो माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं उनसे लेंथ में, लंबाई में छोटे होते हैं। दूसरी, अगर इनका हम वितरण देखें तो यहाँ पर जो वितरण होता है वो वितरण विस्तृत रूप से पाया जाता है, डिफ्यूज्ड रूप से पाया जाता है, विस्तृत रूप से पाया जाता है। इनका जो अरेंजमेंट होता है सेल वॉल के अंदर फिक्स नहीं होता। यहाँ ये एक दूसरे के साथ में एक माइक्रोफाइब्रिल अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर ये माइक्रोफाइब्रिल्स व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर एक इस प्रकार से है तो अगले भी इस प्रकार से होंगे, नहीं। अगर इस प्रकार से हैं तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर माइक्रोफाइब्रिल व्यवस्थित रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं, डिफ्यूज रूप में पाए जाते हैं। कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता इनका। जैसे जैसे कोशिका का मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है, यही पहचान होती है कि कोशिका मैच्योर हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर मैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा वैसे वैसे जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये माइक्रोफाइब्रिल्स अपनी अक्ष की जो अक्ष होती है उसकी समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं, धीरे धीरे अपने अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर द्वितीयक कोशिका भित्ति का बनना शुरू हो गया। प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर अन्य पदार्थों का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, निक्षेपण स्टार्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पर अब ये प्राथमिक कोशिका भित्ति ना होकर के अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो यहाँ द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। द्वितीयक कोशिका भित्ति में माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो अपनी अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स ये अपनी अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, किसी भी पदार्थ की उपस्थिति संभव हो सकती है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर केवल सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज ही पाया जाएगा। द्वितीयक कोशिका भित्ति है, जितना डिपोजिशन होना है वो यहाँ पर द्वितीयक कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ साथ में पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन अन्य पदार्थ भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये सभी पदार्थ का जो निक्षेपण होता है ये निक्षेपण प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। हमने अभी सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, ये कोई सेल है, तो इसको बोला था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे बोला था प्राइमरी सेल वॉल। अब यहाँ पर जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये द्वितीयक कोशिका भित्ति कहाँ निर्मित होगी, ये प्राइमरी सेल वॉल है तो इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी,
क्योंकि अगर जैसे रूम है, इस रूम के अंदर दीवार के अंदर की तरफ दूसरी दीवार हमने बनाना स्टार्ट कर दिया तो अंदर का स्पेस घट जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये स्पेस जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो कोशिका के अंदर जो स्पेस था वो स्पेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी जो सेल वॉल है वो सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर निर्मित होगी। इसको थोड़ी सी मोटी रखेंगे, थिक रखेंगे, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है। प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है और सेकेंडरी सेल वॉल इसकी तुलना में बहुत अधिक मोटी होती है। अगर हम सामान्यतः बात करें तो ये 5 से 10 माइक्रोन की होती है। और अब इसमें अंदर की तरफ क्या आपको मिलेगा, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल और ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब प्राथमिक के बाद में जब द्वितीयक सेल वॉल बनती है तो कोशिका के अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जो होता है, वो भी कम हो जाता है। जगह कम होगी तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर जो भी पदार्थ भरे हुए हैं कोशिकाओं तो कम नहीं होंगे, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, वो कम नहीं होंगे, वो तो जो हैं वही रहेंगे। तो क्या कम होगा, साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म की मात्रा यहाँ पर, उसका आयतन यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में प्लांट सेल में एक साइड में पाया जाता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट बात करते हैं कि द्वितीयक कोशिका भित्ति की संरचना किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयरों से मिलकर के बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो 3 लेयर पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं S1, S2 और S3। S1 आउटर मोस्ट लेयर होती है, S2 मिडिल होती है और S3 इनर होती है। अगर बात करें हम S1 लेयर की, तो जो S1 लेयर होती है ये प्राइमरी सेल वॉल से चिपकी होती है। आउटर मोस्ट है तो इसके बाहर में कौन सी वॉल उपस्थित है, प्राइमरी सेल वॉल। तो S1 यहाँ पर आउटर मोस्ट होती है, पतली होती है और प्राइमरी सेल वॉल से चिपकी हुई होती है। सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पर जो पाई जा रही है, सेकेंड लेयर जो पाई जा रही है वो पाई जाती है S2 लेयर या मिडिल लेयर, सबसे ज्यादा मोटी होती है, सबसे ज्यादा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सेकेंडरी सेल वॉल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन कुछ भी उपस्थित हो सकता है यहाँ पर। तो अब जितने भी ये पदार्थ हैं, तो जितने भी पदार्थ हैं उन सबका डिपोजिशन यहाँ S2 लेयर में ही पाया जाता है। जो सेल वॉल की मोटाई बढ़ाती है, सेकेंडरी सेल वॉल की जो मोटाई होती है, जो प्राइमरी के तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, वो केवल इस लेयर के कारण ही होती है। क्योंकि जितना डिपोजिशन होता है
वो इस लेयर पर होता है और इस लेयर पर डिपोजिशन के कारण यहाँ पर मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थिकनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर जो हार्डनेस पाई जाती है, कठोरता जो पाई जाती है, वो कठोरता इसी S2 की देन होती है। जितने भी बड़े प्लांट्स हैं जिनके स्टेम बहुत कठोर पाए जाते हैं, बहुत दृढ़ पाए जाते हैं, मजबूत पाए जाते हैं, वो सारे के सारे मिडिल लेयर में जो S2 लेयर है उसके अंदर जो विभिन्न पदार्थों का जमाव हो गया है उसकी वजह से यहाँ पर कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं S3 की। तो S3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकी होगी, इसका मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई है। तो अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकी हुई अवस्था में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। दूसरा, पतली होती है। S1 लेयर भी पतली होती है और S3 लेयर भी पतली होती है। केवल और केवल S2 लेयर ही मोटी होती है विभिन्न प्रकार के कंपोजिशनों के डिपोजिशनों के कारण। अब बात करें अगर हम कि अब हम सेकेंडरी सेल वॉल में S1, S2 और S3 को क्या पहचान सकते हैं? हाँ, इनके भौतिक और रासायनिक जो लक्षण होते हैं, इनकी जो अपने खुद के करैक्टर होते हैं, उन करैक्टरों की वजह से हम तीनों लेयरों को पहचान सकते हैं कि कौन सी S1 है, कौन सी S2 है और कौन सी S3 है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को क्या आसानी से हम पहचान सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बहुत पतली होती है और सेकेंडरी सेल वॉल से टाइटली क्लोज्ड होती है, एक दूसरे से मजबूती से चिपकी हुई होती हैं। तो इनको आसानी से पहचान पाना कठिन है, तो इनको हम आसानी से नहीं पहचान सकते, लेकिन इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम तृतीयक कोशिका भित्ति। थर्ड, तृतीयक कोशिका भित्ति। पहली बात तो तृतीयक जो कोशिका भित्ति है, टर्सरी सेल वॉल है, सभी प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती। ये केवल जो हमारे अनावृत बीजी प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, उन्हीं के अंदर पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म में भी कौन से? कोनिफर्स। जिम्नोस्पर्म के कोनिफर्स प्लांट्स में केवल तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है और इन कोनिफर्स की भी वाहिनिकाओं में तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोनिफर्स जो शंकुनुमा पादप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोनिफर्स प्लांट्स। तो इनकी वाहिनिकाएं जो होती है, इन वाहिनिकाओं में यहाँ पर तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखो, कोशिका में ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बन गई सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन और भी अंदर की तरफ खिसक जाती है।
कोशिका का ऑलमोस्ट अंदर का जो आयतन होता है या फिर स्पेस जो होता है वो लगभग लगभग ना के बराबर रह जाता है, एक छोटी कैविटी रह जाती है। तो यहाँ पर ये है टर्सरी सेल वॉल और ये होगी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो टर्सरी सेल वॉल है ये एक जाइलिन पदार्थ होता है। जाइलिन पदार्थ से निर्मित होती है। जो कोनिफर्स के अंदर टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है वो जाइलिन पदार्थ से निर्मित होती है। दूसरा, अब यहाँ पर टर्सरी सेल वॉल के निर्माण के बाद में जो ये सेल है ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, ऑलमोस्ट का डेड ही हो जाती हैं। ये निर्जीव कोशिकाएं होती हैं क्योंकि यहाँ पर जितने बार सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो कोशिकांग मर जाते हैं, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये एक कैविटी के रूप में रह जाते हैं। जैसे पाइप के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी के रूप में ये रह जाते हैं। एक स्पेस यहाँ पर बन के रह जाता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर इसी के चारों तरफ आकर के जम जाते हैं। तो यहाँ टर्सरी सेल वॉल और ज़्यादा मोटी हो जाती है और इसकी थिकनिंग की वजह से ये केवल संवहन के लिए एक स्पेस मात्र रह जाता है इसमें। तो यहाँ जो वाहिनिकाएं जो होती हैं, ये वाहिनिकाएं की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत पाई जाती हैं। एक कोशिका दूसरी कोशिका से इस प्रकार से जुड़ी हुई पाई जाती है तो एक पाइप जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है क्योंकि इनका कार्य क्या होता है, जल का संवहन। तो ये कोनिफर्स जो प्लांट होते हैं, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, उनकी लंबाई भी बहुत अधिक होती है। तो जड़ से लेकर के शीर्ष तक पानी को पहुंचाने के लिए एक लंबे पाइप की आवश्यकता होती है और वो पाइप वाहिनिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। तो टर्सरी सेल वॉल केवल यहाँ जिम्नोस्पर्म के कोनिफर्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिडिल लैमेला। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेल वॉल के बाद में दो सेल्स को जोड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है मिडिल लैमेला। इसको सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए